गया। लाइव हो गया है। चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आ जाइए, तब आज के टेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? मतलब फैक्ट है, मरुस्थल है एगो, उसके विषय में पूछा जा रहा है, ये है कहाँ? समझ गए? तो मरुस्थल देखिए, अनउपजाऊ भूमि, ठीक है, अनउपजाऊ भूमि ही मरुस्थल कहलाता है। अनउपजाऊ भूमि ही मरुस्थल कहलाता है। या फिर किताबी भाषा में जाए ना, तो वैसा भूभाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रहा है, अनुर्वर होगा, अनउपजाऊ होगा, वही मरुस्थल कहलाता है। अब कालाहारी मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका महादेश के अंतर्गत, अफ्रीका महादेश, अगर आप मानचित्र पर आइएगा ना, तो ये है आपको अफ्रीका महादेश, समझिएगा, अफ्रीका महादेश। और अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में यहां पर है आपको एक देश बोत्सवाना, यहां पर एक देश है आपको बोत्सवाना। और यहां पर जो देश बोत्सवाना है ना, अफ्रीका महादेश के बोत्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है। अफ्रीका महादेश के बोत्सवाना में जो है आपको कालाहारी मरुस्थल है। और यह एक प्रकार का गर्म प्रकृति का मरुस्थल होता है, गर्म प्रकृति का मरुस्थल होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बोत्सवाना, बोत्सवाना। फिर आपको नामीबिया, मंगोलिया, नामीबिया की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर एक मरुस्थल है नामीब, नामीब, नामीब नामक मरुस्थल नामीबिया में है। और मंगोलिया की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको गोबी मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? गोबी, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, समझिए, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है आपको मंगोलिया में है। कहां है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। तो मानचित्र पर आइएगा तो आपको बोत्सवाना के बगल में ही पश्चिमी भाग में यहां पर नामीबिया है, समझ गए, नामीबिया है। और नामीबिया में नामीब मरुस्थल है। नामीबिया में कौन मरुस्थल है? नामीब। और फिर यहां पर जो है आपको मंगोलिया है, चीन और रसिया के बीच में मंगोलिया है, यहीं पर है आपको गोबी मरुस्थल, यहीं पर है आपको गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। मंगोलिया है, मंगोलिया में ही है आपको गोबी मरुस्थल। नामीब में है नामीबिया मरुस्थल, समझ गए? तो अब आप आइएगा और भी थोड़ा बहुत मरुस्थल के विषय में आप जानिए। देखिए, अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, कौन मरुस्थल है? सहारा। और सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, इस एरिया में, यहां पर है आपको सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल का विस्तार आपको मंगोलिया, माली, मोरक्को, ट्यूनीसिया, इन नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, इन सभी देशों में जो है आपको सहारा मरुस्थल का विस्तार है। और क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के आधार पर, समझ गए, क्षेत्रफल के आधार पर जो है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और यह गर्म मरुस्थल है। इसकी प्रकृति कैसी है? गर्म। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, समझ गए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है।
और साथ ही साथ जो है यह गौर मरुस्थल भी है। समझ गए? इसके बाद भारत में भी एक मरुस्थल है। इसके बाद भारत में भी एक मरुस्थल है, और भारत में जो मरुस्थल है उसको कहते हैं हम लोग थार मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। और थार मरुस्थल का विस्तार जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देश में है। भारत में इसको थार मरुस्थल कहते हैं, अब पाकिस्तान में इसे कहते हैं चोलिस्तान। चोलिस्तान न कहते हैं, पाकिस्तान में थार मरुस्थल को कहते हैं चोलिस्तान। और गर्म प्रकृति का मरुस्थल है, और सबसे ज्यादा मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। यहां का जनघनत्व कितना है जानते हैं? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है यहां पर पाया जाता है। हाल फिलहाल में यूपी में कोई परीक्षा हुआ था, उसमें पूछा गया था कि थार मरुस्थल का जनघनत्व कितना है। 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? सबसे अधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको 2011 के आंकड़ा के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो लिंगानुपात आप सब लोग समझते होंगे, प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही कहलाती है लिंगानुपात। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 के आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर भारत का लिंगानुपात है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। लेकिन भारत में जो अलग अलग समुदाय है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये तमाम समुदाय है। भारत में जो ये तमाम समुदाय है, इन समुदायों की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग, इन समुदायों की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग समुदाय का लिंगानुपात अलग अलग है। अलग अलग समुदाय का लिंगानुपात जो है आपको अलग अलग है। तो अब इसमें आप देखिएगा, सिख का लिंगानुपात है 893 महिला प्रति 1000 पुरुष। इसके बाद है आपको हिंदू का लिंगानुपात है 931 महिला प्रति 1000 पुरुष। 931 महिला प्रति 1000 पुरुष। इसके बाद है मुस्लिम का लिंगानुपात है 936 महिला प्रति 1000 पुरुष। मुस्लिम का लिंगानुपात है 936 महिला प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष। इसके बाद है आपको जैन का लिंगानुपात है 940 महिला प्रति 1000 पुरुष। और फिर है आपको बौद्ध धर्म का लिंगानुपात है 953 महिला प्रति 1000 पुरुष। और फिर है आपको ईसाई का लिंगानुपात है 1006 महिला, ठीक है, 1006 महिला प्रति 1000 पुरुष। 1006 महिला प्रति 1000 पुरुष। 1006 महिला प्रति 1000 पुरुष। तो भारत में मुख्य तौर पर यही 5-6 समुदाय पाया जाता है। और इन सभी समुदायों में आप देख सकते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात सिख समुदाय का है। सबसे कम लिंगानुपात जो है आपको सिख समुदाय का है, और सबसे अधिक लिंगानुपात जो है आपको ईसाई समुदाय का है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है आपको ईसाई समुदाय का है। ईसाई समुदाय का है। समझ गए?
ईसाई समुदाय का है। तो इसमें पूछा जा रहा है सर्वाधिक, सर्वाधिक पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और जनगणना किसी भी जनरल कंपटीशन का बड़ी फेवरेट टॉपिक रहा है, समझिए, किसी भी कंपटीशन का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, समझ गए। निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है? नाता प्रथा क्या है जानते हैं? नाता प्रथा क्या है? नहीं जानते हैं तो आप जानिए। देखिए, वैसी प्रथा जिसमें महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी भी मर्द के साथ रहना शुरू कर दे, यही नाता प्रथा होता है। वैसी प्रथा जिसमें महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी भी पुरुष के साथ रहना प्रारंभ कर दे, यही कहलाता है आपको नाता प्रथा। और नाता प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है मीना, मीना जनजाति। राजस्थान की राजनीति में मीना जनजाति का बड़ी महत्व है, मीना जनजाति का बहुत ही अधिक महत्व है। और मीना जनजाति की अगर हम लोग बात करें, मीना जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो मीना जनजाति के लोग अपने आप को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक मीन अवतार से जोड़कर दिखाता है। मीन अवतार से जो है जोड़कर दिखाने का जो है आपको काम करता है। तो मतलब विष्णु के वंशज अपने आप को बतलाने का काम करता है। मीना जनजाति में ही नाता प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, अर्थात प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको मीना, मीना। आगे नागा जनजाति है। नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति है। बड़ी वीर टाइप का होता है इस जनजाति के लोग, योद्धा किस्म के होते हैं, योद्धा, लड़ने में विश्वास करते हैं, समझ गए, योद्धा किस्म के होते हैं, समझ गए। भोटिया, भोटिया पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, जैसे सिक्किम के क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, इसके बाद जो है आपको हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति भोटिया है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर कोई एक राज्य के संदर्भ में पूछे कि भोटिया जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो भोटिया जनजाति पाई जाती है आपको सिक्किम में, सिक्किम में। और इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जानते हैं? इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है ऋतु प्रवास। क्या है? ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास जो है इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है। रीति लिख दिए हैं, ऋतु, ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। देखिए इसमें क्या होता है जानते हैं? इसमें क्या होता है कि जैसे ठंडा का मौसम आता है ना, तो इस जनजाति के लोग पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भाग में आ जाते हैं, और जैसे गर्मी का मौसम आया तो मैदानी भाग से पर्वतीय भाग में चला जाता है। मतलब ऋतु परिवर्तन होते ही अपने निवास स्थल में, अपने रहने या आश्रय स्थल में परिवर्तन कर लेता है, यही ऋतु प्रवास कहलाता है। इसके बाद आगे है टोडा। टोडा जनजाति की अगर हम लोग बात करें, नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली पशुपालक जनजाति है, और इस जनजाति में बहुपति विवाह, बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए है क्या, इस जनजाति में जो है ना, शिशु हत्या या बाल हत्या, यानी होता क्या है इस जनजाति में, अगर पता चल गया कि लड़की है, मार दिया जाता है उसको, लड़की को मार दिया जाता है, जिस वजह से लड़कियों की संख्या काफी कम होती है। और इसी वजह से जो है इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन होता है। मतलब एक ही लड़की के एक से अधिक पति होते हैं, एक ही लड़की के 2 पति, 3 पति, 4 पति, 5 पति होते हैं, यही होता है बहुपति प्रथा। तो इस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन जो है आपको देखने को मिलता है, यह इस जनजाति की विशेषता है। ठीक है,
आगे आ जाइए। चक्रवात की स्थिति में, चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है? देखिए, चक्रवात की जब उत्पत्ति होती है, केंद्र में निम्न दाब, बाहर उच्च वायु दाब, केंद्र में निम्न दाब और बाहर उच्च वायु दाब, और हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। तो चक्रवात जब आता है तो केंद्र में निम्न वायु दाब, बाहर उच्च वायु दाब, तो उच्च वायु दाब से जो है निम्न वायु दाब की ओर हवा चलती है और चक्रवात बड़ी खतरनाक होता है। वही प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायु दाब, बाहर निम्न वायु दाब, तो प्रति चक्रवात उतना खतरनाक नहीं होता है। जैसे हरिकेन, टाइफून, ये सब क्या है? चक्रवात है, ये सब चक्रवात है, समझ गए? तो केंद्र में दाब होता है निम्न, निम्न दाब होता है। भोर घाट दर्रा कहां है? ठीक है, भोर घाट दर्रा कहां है? भोर घाट दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो यह है आपको महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। देखिए, पिछले सेशन में चर्चा किए हुए थे, अगर आपको याद हो, प्रश्न ये दिए थे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी किस दर्रा के समीप है? तो आंसर क्या हो जाता? पालघाट। पालघाट आंसर होता ना जी। और वहीं पर जो है हम आपको ईसब दर्रा का चर्चा किए थे, अगर आपको याद हो तो। देखिए, आपको गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ठीक है, गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कई सारे दर्रे हैं, कई सारे दर्रे हैं, जैसे कि आपको घोर घाट, थाल घाट, सेनकोटा घाट, पाल घाट। इन दर्रों में जो भोर घाट और थाल घाट है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई के उत्तरी पूर्वी भाग में नासिक है, और मुंबई के दक्षिणी पूर्वी भाग में है आपको पुणे। मुंबई को नासिक से जो दर्रा आपस में जोड़ता है यह है आपको थाल घाट, थाल घाट दर्रा, और मुंबई को पुणे से जो दर्रा आपस में जोड़ता है यह है आपको भोर घाट दर्रा। क्या है? भोर घाट दर्रा, समझिए, भोर घाट दर्रा। तो भोर घाट दर्रा पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र में है, मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ने का काम करता है। और पहली बार कहा जाता है कि रेल दुर्घटना पहली बार भोर घाट दर्रा में ही हुआ है। रेल दुर्घटना पहली बार भोर घाट दर्रा में ही हुआ है। फिर आपको पालघाट दर्रा और सेनकोटा घाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है केरल के कोचीन को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है, और जो सेनकोटा घाट दर्रा है, सेनकोटा घाट दर्रा जो है केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है। केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है, समझ गए? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए, एक पुस्तक है रस्किन की, अनटू द लास्ट, सुने? उस पुस्तक को पढ़ करके गांधी जी का विचारधारा परिवर्तित हो गया। उस पुस्तक को पढ़ करके जो है गांधी जी महल से, गांधी जी के पिताजी बहुत बड़े दीवान थे, राजा का जैसा महल था वैसा महल है गांधी जी के पिताजी का था। बड़ी सुख समृद्ध परिवार में गांधी जी पैदा हुए थे। कोई गुदरी के लाल नहीं थे गांधी, समझ गए? तो गांधी जी को उस किताब का एगो बात बड़ी अच्छा लगा था। वह बात था, पूछा जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है, ये जो बात हम बता रहे पूछा गया प्रश्न है। व्यक्ति का कल्याण, मानव का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। मानव का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। ये लाइन गांधी जी के जीवन के दिशा और दशा को बदल कर रख दिया, समझ गए?
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, गलत है? असत्य है मतलब गलत है। कौन सा विकल्प असत्य है मतलब कौन सा विकल्प गलत है? गलत है। परियोजना और राज्य। टिहरी, देखिए जो टिहरी परियोजना है, टिहरी परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना कौन नदी पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। पोंग हो गया, मंडी हो गया, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो जो गांधी सागर परियोजना है यह है आपको चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में। और देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर परियोजना हो गया। चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में राणा प्रताप सागर परियोजना हो गया, जवाहर सागर परियोजना हो गया। समझ गए? तो ये सब है। तो आगे आ जाइएगा। असत्य है, गलत है, डी नंबर। कौन है? डी नंबर। डी नंबर। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है। तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा कौन मानसून के कारण होता है, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु यहां पर है, आपको यहां पर है। सामान्य तौर पर भारत के अन्य राज्यों में मानसून की जो अवधि होती है अर्थात वर्षा ऋतु का जो मौसम होता है 15 जून से 15 सितंबर, 15 जून से 15 सितंबर। लेकिन तमिलनाडु में जो मानसून का अवधि होता है अक्टूबर नवंबर होता है। अक्टूबर नवंबर। भारत के अन्य राज्यों में, अन्य सब राज्य में आप लेकर के चलिए, मानसून का अवधि होता है जून से सितंबर, जून से सितंबर, जून से सितंबर। और तमिलनाडु में जो मानसून का अवधि होता है वह होता है आपको अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के माह में। अब देखिएगा आप, यहां पर जो वर्षा होता है वह लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। देखिए भारत की अगर आप बात करेंगे, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है आपको हिंद महासागर में, इस एरिया में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से होती है। और जून के प्रथम सप्ताह में यह केरल से टकराती है, फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और आपको आगे चल करके 15 जून से 15 सितंबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भारत में वर्षा कराती है। 15 सितंबर के बाद भारत में ऋतु परिवर्तन हो जाते हैं, मौसम में परिवर्तन हो जाते हैं। और जैसे ही ऋतु परिवर्तित होता है वैसे ही ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, जैसे ही ऋतु परिवर्तित होता है वैसे ही ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। और आप सब लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वत से टकराने के बाद वापस लौटती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वत से टकराने के बाद वापस लौटती है
तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वत से टकराने के बाद ऋतु परिवर्तन होने के बाद वापस लौटती है, इसी को कहते हैं लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। इसी को कहते हैं लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण भारत में वर्षा न के बराबर होता है, लेकिन लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून की शाखा, कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, यहां से यह नमी प्राप्त करती है और फिर यह तमिलनाडु के तट पर कराती है वर्षा। फिर यह तमिलनाडु के तट पर कराती है वर्षा। तमिलनाडु के तट पर कराती है वर्षा। ठीक है, वर्षा कराती है, तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ही तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है, समझे। और इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के कारण होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसके बाद शरद ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और शरद ऋतु में आप सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, तो बर्फबारी भी होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही। तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तरी पूर्वी मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? मेलघाट, सह्याद्री, दांदेली अंशी, नवेगांव, नागजीरा। दांदेली अंशी, दांदेली अंशी अभयारण्य जो है आपको महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, यह है आपको कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक सस्य गहनता किस राज्य की है? यानी कौन भारतीय राज्य का सस्य गहनता जो है सबसे अधिक है? सस्य गहनता का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं, बहुत पहले हम आपको बताए थे, ऐसे खा पी करके तो आप बैठ ही जाते हैं, समझे। देखिए, किसी एक फसल वर्ष में, किसी एक फसल वर्ष में, एक फसल वर्ष मतलब एक वर्ष में, एक फसल वर्ष मतलब एक वर्ष में, किसी एक फसल वर्ष में मतलब एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में एक ही खेत में, एक वर्ष में एक ही खेत में जितना फसल उगाया जाता है, उस फसलों की बारंबारता को ही सस्य गहनता कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे, किसान अपने किसी खेत में एक वर्ष में एगो फसल उगाता है, किसी खेत में दूगो फसल उगाता है एक वर्ष में, किसी खेत में तीन गो फसल उगाता है, किसी खेत में चार गो फसल उगाता है एक वर्ष में। तो किसान अपने जिस खेत में एक वर्ष में एगो फसल उगाया तो उस खेत की सस्य गहनता एक, दूगो फसल उगाया तो उस खेत की सस्य गहनता दो, एक वर्ष में तीन गो फसल उगाया तो उस खेत की सस्य गहनता तीन, एक खेत में चार गो फसल उगाया तो उसकी सस्य गहनता चार, पांच गो फसल उगाया एक वर्ष में एक ही खेत में तो उसकी सस्य गहनता पांच। भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक उपजाऊ राज्य पंजाब को माना जाता है। पंजाब का सस्य गहनता सबसे अधिक है, पंजाब का सस्य गहनता 4 से 5 है। पंजाब में एक वर्ष में एक खेत में वहां के किसान 4 से 5 फसल का उत्पादन करते हैं, 4 से 5 फसल का उत्पादन करते हैं। दूसरा स्थान पे है हरियाणा और तीसरा स्थान पे है पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान पे है पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा 2 और पश्चिम बंगाल 3। चलिए, सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए, भारत में मैग्नीज का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है ओडिशा, है कि ना? एकदम है। मैग्नीज उत्पादक राज्यों में अग्रणी राज्य के तौर पर नाम ओडिशा का आता है। ओडिशा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, क्योंझर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र है,
जो मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा। फिर झारखंड की अगर आप बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जो मैग्नीज उत्पादन करता है झारखंड का। फिर कर्नाटक का बेल्लारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, शिमोगा हो गया, कर्नाटक के ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जो मैग्नीज का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? देखिए सतारा महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का सतारा जो है आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है सतारा जो है, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऐसे सतारा को याद कीजिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सतारा काफी महत्वपूर्ण है। एक तो आप याद कीजिए, डलहौजी ने जो राजहड़प नीति को लागू किया था 1848 में, उस राजहड़प नीति का पहला शिकार कौन बना था? सतारा बना था। फिर गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को याद कीजिए। गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, खैर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले ही बेचारा को जेल में बंद कर दिया गया, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व तो नहीं दे सके, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बनकर सतारा उभरा, और सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना वाईवी चौहान ने किया। वाईवी चौहान ने सतारा में जो है समानांतर सरकार की स्थापना किया। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये है, और भूगोल के दृष्टिकोण से सतारा जो है आपको पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई है? चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार के मरहौरा, सारण के मरहौरा में 1904 ईस्वी में किया गया है, जो कि भारत का प्रथम चीनी मिल माना जाता है। भारत का प्रथम चीनी मिल माना जाता है, समझ गए? और आपको बिहार में सब चीनी मिल सब तो अधिकतर बंदे कर दिया है नीतीश कुमार। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जलप्रपात और नदी, इसमें सही कौन है? सही को चुनना है। 4 गो है ना, 3 गो गलत है, 1 गो सही है। जो सही है उसको चुनना है। डुडुमा घाटप्रभा नदी नहीं। देखिए जो डुडुमा जलप्रपात है, डुडुमा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो जो डुडुमा जलप्रपात है यह है आपको ओडिशा में है ना जी। ओडिशा में है मुचकुंड नदी पर। ओडिशा में है मुचकुंड नदी पर। ओडिशा में है मुचकुंड नदी पर, ठीक है। चलिए, दसम जलप्रपात कांची नदी पर, हां सही है। दसम जलप्रपात झारखंड में कांची नदी पर है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में है, बराही नदी पर। और चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, बिहार नदी पर। बिहार नदी पर। तो ककोलत बराही नदी पर बिहार के नवादा में, और चचाई बिहार नदी पर मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों कुल मिलाकर के हो गया गलत। ऊपर वाला है गलत, आंसर हो जाएगा बी, यही सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मॉल से घिरा हुआ है? गोवा का मार्मुगाओ पतन प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मॉल से घिरा हुआ है, गोवा में है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है एक प्रकार का, कहिए। मुंबई भारत का सबसे बड़ा पतन है। मुंबई पतन भी एक प्राकृतिक पतन है, प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू या नाहरसोबा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। विशाखापत्तनम ओडिशा में है, सबसे गहरा पतन है। बड़े पत्तनों में सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम, और पाराद्वीप जो है ओडिशा में है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? आसान है, ओडिशा की है। देखिए ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय नृत्यों की अगर आप बात करेंगे, क्या वो शास्त्रीय नृत्य है? 8 गो है ना जी। आपको कथक, कुचिपुड़ी, इसके बाद जो है आपको
मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम, ये सब है ना जी। तो देखिए कथक कहां का है? उत्तर भारत। उत्तर भारत और राज्य के संदर्भ में कहे तो उत्तर प्रदेश। ओडिसी ओडिशा, फिर मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, सत्रिया असम, फिर मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम, और एगो कथकली केरल, कथकली केरल। यही तो 8 गो है। इसमें से जो है सबसे प्राचीनतम है भारतनाट्यम। प्राचीनतम कौन है? भारतनाट्यम, भारतनाट्यम है। और भारतनाट्यम के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नामक साहित्य से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नामक साहित्य से। और देखिए विशेष तौर पर जो नाच गान है, नाच गान को हिंदू संस्कृति में एक्सेप्ट किया गया है, नाच गान को विशेष तौर पर हिंदू संस्कृति में एक्सेप्ट किया गया है। तो इसमें ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें क्या होता है? नाच गान होता है एक प्रकार से, समझ गए। इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है जो इस्लामी संस्कृति से भी प्रभावित है, जो हिंदू और इस्लामी दोनों संस्कृति से प्रभावित है, जो हिंदू और इस्लामी दोनों संस्कृति से प्रभावित है। बाद बाकी जो अन्य शास्त्रीय नृत्य है सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कृति से प्रभावित है, हिंदू संस्कृति से प्रभावित है, समझ गए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई? देखिए आपको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है जानते हैं? बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और आप सब लोग जानते हैं जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। और हुआ यह था कि गौतम बुद्ध का एक शिष्य था चुंद। चुंद ने गौतम बुद्ध को सुअर का मांस सामने में परोस दिया। गौतम बुद्ध के सामने जो आ जाता था उसको ग्रहण कर लेते थे, तो सुअर का मांस ग्रहण कर लिए और फिर डिहाइड्रेशन हो गया, अतिसार रोग से ग्रसित हो गए और फिर गौतम बुद्ध का निधन हो गया। इसी को कहा जाता है, गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ है इसी को कहा जाता है आपको महापरिनिर्वाण। तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, और कुशीनगर में ही एक मंदिर है जिसे महापरिनिर्वाण मंदिर भी कहते हैं, जिसे महापरिनिर्वाण मंदिर भी कहते हैं। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर कहां है? कॉमन सेंस लगा करके आंसर दिया जा सकता है कुशीनगर में। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आएंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपको? मल। क्या हो जाएगा? मल। बोध गया, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसे कहा जाता है संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया जिसे कहा जाता है महाधर्म चक्र परिवर्तन, और कौशल में सबसे ज्यादा उपदेश दिया, समझ गए। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? रामपुरवा, प्रयाग स्तंभ लेख, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, ये सभी अशोक के अभिलेख है। लेकिन अशोक के इन अभिलेखों में जो बिहार से संबंधित नहीं है वह है आपको प्रयाग स्तंभ लेख। इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। बाद बाकी सबका संबंध बिहार से है। रामपुरवा हो, लोरिया अरेराज हो, लोरिया नंदनगढ़ हो, ये सभी है चंपारण में। कहां है? चंपारण में, चंपारण में है। पायलों की गीत निम्न में से किसकी रचना है? देखिए ध्यान दीजिएगा, तमिल महाकाव्य में एक बहुत चर्चित महाकाव्य है, उसका नाम है शिल्पादिकाराम।
उसका नाम है शिल्पा दिकाराम। दिकारम, जो शिल्पा दिकारम है, शिल्पा दिकारम है, इसी का शाब्दिक अर्थ होता है पायलों की गीत। जो शिल्पा दिकाराम तमिल महाकाव्य है, इसी का शाब्दिक अर्थ होता है पायलों की गीत। और जो शिल्पा दिकाराम है, इसकी रचना किया है इलांगे आदिगल ने। इलांगे आदिगल ने, अर्थात पायलों की गीत किसकी रचना है? तो इलांगे आदिगल। देखिए, ये जो शिल्पा दिकाराम है ना जी, ये महाकाव्य हमें, ये तमिल महाकाव्य हमें पायल के कहानी के विषय में बतलाता है। पायल पायल के कहानी के विषय में बतलाता है। एक छोटा सा कहानी है, सुनिए। ठीक है, सुनाते हैं, सुन लीजिए। देखिए, संगम वंश के अंतर्गत जो है चेर, चोल और पांड, ये तीन राजवंश के विषय में हमें पढ़ने होते हैं। चोल वंश के एक व्यापारी हुआ करते थे, चोल वंश के एक व्यापारी हुआ करते थे कोबलम। चोल साम्राज्य का एक व्यापारी था कोबलम। कोबलम की पत्नी थी कन्नगी। कोबलम व्यापारी था चोल साम्राज्य का, उसकी पत्नी कन्नगी थी। कन्नगी के साथ बेहतर जीवन जी रहा था, अपना व्यापार उपार कर रहा था। अब व्यापारी है तो स्वाभाविक सी बात है, अन्य जगहों आना जाना रहेगा। तो कोबलम का जो अन्य जगहों आना जाना लगा रहता था, अपने यात्रा के क्रम में ही कोबलम की मुलाकात हुई एक माधवी नामक बेसिया के साथ। माधवी नामक बेसिया के साथ कोबलम नामक व्यापारी की मुलाकात हुई, और माधवी काफी सुंदर था। उसकी सुंदरता पर कोबलम मंत्र मुग्ध हो गया, और फिर कोबलम अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ दिया और माधवी के साथ ही रहना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी के साथ रहना शुरू कर दिया। माधवी के साथ रहा, व्यापार उपार सबको नजरअंदाज कर दिया। अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार आपका नष्ट होगा। तो हुआ क्या, माधवी के चक्कर में कोबलम का व्यापार नष्ट हो गया। और जब कोबलम का व्यापार नष्ट हो गया, कोबलम रोड पे आ गया, तो माधवी भी छोड़ दी। और जब माधवी छोड़ दी, कोबलम भी रोड पे आ गया। फिर कोबलम को याद आने लगा अपनी पहली पत्नी का। तो फिर कोबलम पुनः चले गए अपनी पहली पत्नी कन्नगी के पास और माफी मांगा, माफ कर दो, गलती हो गया। पहली पत्नी होती है। तो कन्नगी माफ कर दी, और कन्नगी के पास भी कुछ था नहीं। फिर दोनों विचार विमर्श की और किए, और फिर कोबलम ने अपनी पत्नी कन्नगी का पायल लिया। कन्नगी के पास सिर्फ एक पायल बचा हुआ था, तो कोबलम ने सोचा कन्नगी का पायल बेच करके फिर से व्यापार शुरू करेंगे। तो कोबलम अपनी पत्नी कन्नगी का पायल लिया, और पायल लेकर के चोल राज्य से चला गया पांडराज। चोल राज्य से चला गया पांडराज, क्योंकि पांड राज्य में पायल का अच्छा खासा कीमत मिलता। तो पांडराज चला गया, और उसी समय संयोगवश पांडराज के राजा की पत्नी का पायल खोया हुआ था। तो पांडराज के राजा ने सभी जोहरी को, सभी ज्वेलर्स में यह संदेश भिजवा दिया था कि कोई भी पायल बेचने वाला आएगा तो उसको राजा के समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत किया जाए। जब कोबलम पायल बेचने के लिए पांडराज गया, दुकान पर गया, तो उसको पकड़ करके पांडराज के राजा के पास ले जाया गया, और फिर वह पायल देखा गया। तो वह पायल भी वैसा ही था जैसा राजा के पत्नी का पायल था। तो फिर हुआ ये, राजा को तो शक हो गया,
और फिर राजा जो है कोबलम को फांसी पर लटका दिया। कोबलम की पत्नी कन्नगी इंतजार कर रही थी। कुछ दिन के बाद कन्नगी को लगा फिर तो नहीं पथभ्रष्ट हो गया है, तो फिर कन्नगी जो है अपने पति को खोजने निकली। पांडराज आई तो पता चला कि राजा ने जो है उसके पति को चोरी के आरोप में फांसी पर लटका दिया। तो कन्नगी को तो पता था कि वो उनका पति चोर नहीं है, तो फिर कन्नगी जो है उस राजा को श्राप दे दी। और उस राजा का नाम था, पांड राजा का नाम था नेडुंजेलियन। नेडुंजेलियन बड़ी न्यायप्रिय शासक था। सही घटना है, सच्ची घटना है, ये बनावटी घटना नहीं है। नेडुंजेलियन जो है आपको न्यायप्रिय शासक था, उसको पता चला कि हम ईमानदार व्यक्ति को फांसी दे दिए हैं, तो नेडुंजेलियन आत्महत्या कर लिया। इतना न्यायप्रिय शासक था नेडुंजेलियन। तो फिर उसकी पत्नी पांड राज्य से चली गई चेर राज्य, और चेर राज्य में जाकर के सती हो गई। और उस समय चेर राज्य के शासक थे सेनगुटवन। सेनगुटवन को ये कहानी के विषय में पता चला, तो सेनगुटवन ने सती प्रथा या पत्नी प्रथा की शुरुआत की। देखिए, भारतीय इतिहास में एकमात्र चेर राज्य है जहां पर, या केरल राज्य है जहां पर पत्नी पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है, यानी जहां पर पत्नी की पूजा की जाती है। सामान्य तौर पर हिंदू संस्कृति में पति की पूजा की जाती है, पति की पूजा की जाती है। जो भी आपको है, अब हम शादीशुदा तो है नहीं, हमको तो पता है नहीं, समझे, जो भी है तीज उज होता है सब पति के लिए होता है। जैसे शादी देखिए ना, जैसे एक, हाँ जो भी होता है आप अपना देखिएगा, शादी ब्याह हो गया होगा, आप अपना देखिएगा, समझे। तो जैसे शादी होता है, वरमाला होता है, तो वरमाला में जो है माला डालने के बाद जो है, रामायण में भी ये प्रसंग है, माला डालने के बाद जो है पत्नी पति का पैर छू करके आशीर्वाद लेती है। तो पति को भी न लेना चाहिए जी। पिछले दिनों एगो क्वेश्चन दिए थे, पुरुष की अर्धांगिनी होती है, तो हमको पता नहीं जो है ना, जैसे क्लासरूम में टीचर आया खड़ा हो गए, ये सब चीज हमको पसंद नहीं आता है। टीचर को पैर छू के प्रणाम करते हमको एकदम पसंद नहीं आता है, सच पूछिए तो। ये सामंतवादी सोच, हम इसको सामंतवादी सोच मान करके चलते हैं, ठीक है। अरे समकक्ष का दर्जा दीजिए महाराज, 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्लियर है, तो इस बात को समझिए। तो अब आगे आइए, तो यही है तिरुतक देवर। तिरुतक देवर ने जीवक चिंतामणि नामक साहित्य की रचना की है। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। तोल्कापियर ने तोल्कापियम नामक साहित्य की रचना की है, तोल्कापियम। लेकिन अब जानते हैं, जो अच्छा पति है, जो अच्छा पति है, मतलब जो पति चाहता है कि उसके घर में शांति रहे, क्लेश उत्पन्न ना हो, वो तो समकक्ष का दर्जा देता है, समकक्ष से ज्यादा ही दर्जा दे देता है, कह देता है आप ही त्वमेव माता त्वमेव पिता, सब चीज तुम ही हो। चलिए आगे आइएगा। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? देखिए, गुप्त काल स्वर्ण काल रहा है। साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास हुए, भारी मात्रा में मुद्रा सबका भी प्रचलन हुआ। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्का का प्रचलन हुआ था, और गुप्तकालीन सोने के सिक्का को कहा जाता था दिनार। गुप्तकालीन सोने के सिक्का को कहा जाता था दिनार। फिर आपको गुप्तकालीन जो चांदी का सिक्का होता था उसको कहा जाता था रुपया का, रुपया का, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण, देखिए ध्यान दीजिए, मानचित्र ना है, ठीक है। देखिए, जैसे अपना देश भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है, वैसे अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है।
अमेरिका के 13 उपनिवेश, 13 राज्य, अमेरिका के 13 राज्य ब्रिटेन का गुलाम रहा है। विशेष तौर पर जो पूर्वी राज्य है, अमेरिका के पूर्वी राज्य है या उत्तरी पूर्वी राज्य है, वो रहा है ब्रिटेन का गुलाम। और ब्रिटेन से आजादी पाने के लिए ही अमेरिका में हुए स्वतंत्रता आंदोलन, और अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी मानी जाती है। देखिए बोस्टन की चाय पार्टी क्या है, समझिएगा। ब्रिटेन का लगभग विश्व के अधिकतर देशों में कब्जा रहा है। ब्रिटेन के लोग व्यापारी हुआ करते थे, तो ब्रिटेन अमेरिका को गुलाम भी बनाया था, और अमेरिका में ब्रिटेन का व्यापार भी था, व्यापार भी स्थापित हुआ था। तो कुछ जहाज, ब्रिटेन का कुछ जहाज, ब्रिटेन के व्यापारियों का कुछ जहाज चाय लेकर के, चाय मतलब चाय पत्ती यहां पर कह रहे हैं, चाय मतलब यहां पर चाय पत्ती, चाय लेकर के अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। लेकिन अमेरिका के लोगों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में उस चाय को बोस्टन बंदरगाह पर नहीं उतरने दिया, बल्कि सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में जहाज पर चढ़कर उस चाय पत्ती को समुद्र में फेंक दिया। यह घटना 16 दिसंबर 1773 की है। यह घटना 16 दिसंबर 1773 की है। इसी घटना को इतिहास में बोस्टन की चाय पार्टी कहा जाता है, और यही बोस्टन की चाय पार्टी से ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई मानी जाती है। और फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता बनकर उभरे जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही अमेरिका को ब्रिटेन से जो है आपको आजादी मिली। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा बोस्टन की चाय पार्टी। ये घटना 16 दिसंबर 1773 की है। ट्राफल्गर का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ है? देखिए, जो ट्राफल्गर का युद्ध है यह हुआ है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1805 ईस्वी में। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, हाँ। तो ब्रिटेन कहिए, इंग्लैंड कहिए, बात बराबरे है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1805 में। फिर यूरोपीय राष्ट्र और नेपोलियन के बीच जो है हुआ है लिपजिग का युद्ध। यह युद्ध हुआ है 1813 में। और फिर मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के बीच 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ है। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ है। समझ गए? और नेपोलियन क्या सपना देखा था जानते हैं? पूरा यूरोप को अपने कब्जा में करेंगे। कर नहीं पाया, थोड़ा बहुत बेचारा सफल रहा। पूरा यूरोप को कब्जा में करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। इसी वाटरलू के युद्ध में जब पराजित हुआ ना, तो इसको मित्र राष्ट्र के देशों ने पकड़कर जो है अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया, और वहीं पर रहते हुए जो है बेचारा मर गया 1821 में। नेपोलियन का जन्म हुआ है भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में, और निधन हुआ है सेंट हेलेना द्वीप, अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप। यहां है सेंट हेलेना द्वीप। देखिए, यहां है सेंट हेलेना द्वीप। इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। अटलांटिक एकदम पानी में छोड़ दिया इसको। समझ गए? कहां जाएगा? जहां जाना है जाओ। और कोर्सिका द्वीप यहां है, यहां भूमध्य सागर में कोर्सिका द्वीप है। तो देखिए, जन्म लिया उत्तर में, मरा दक्षिण में। बढ़िया था। किताब-ए-नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा किया गया है?
किताब नौरस की रचना जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, याद रख लीजिएगा। हे हे चाय मंगाओ तुझे। और सब क्या हाल चाल है? बढ़िया है। अच्छा ईमानदारी से बताइए तो कितने ऐसे लोग हैं 8 घंटा घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं? 8 घंटा घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं। हाँ ठीक है, एक बात सब लोग जान लीजिए, जो 8 घंटा से कम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे, कुछ नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है बिहार में। इसके पीछे 2-3 कारण हम बता रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आउट हो जाएगा, बोर्ड कहेगा नहीं ईओयू पुख्ता सबूते नहीं दिया। 300 के आसपास लोग बेऊर जेल में बंद है और बीपीएससी को चाहिए सबूत। बताइए, एकदम अंधा हो गया है, समझे? तो अपने आप को वैसन बनाइए ना कि क्वेश्चन आउट होने पर क्वेश्चन सॉल्व करता है आप ही लोग जैसा तेज विद्यार्थी, उसको हायर किया जाता है कि 10 मिनट में तुरंत सॉल्व कर देना है। मतलब हर सेगमेंट का अलग अलग रहता है। कहां है आप लोग? हिस्ट्री का अलग विशेषज्ञ, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, 2 मिनट में सॉल्व करके दे दिया, समझे? तो फिर भी कितनों बड़ा विशेषज्ञ हो, 10 गो क्वेश्चन है तो ओकरो से 8 गो बनेगा। क्योंकि जो वायरल होता है उसमें आप देखते होंगे कुछ कुछ आंसर गलती रहता है कि नहीं रहता है? तो एकदम तेज बनिए, स्कॉलर बनने का प्रयास कीजिए, और आप तब बन पाएंगे जब सेल्फ स्टडी करेंगे। अब बिहार सरकार तो गूंगी बहरी हो चुकी है, समझे? बीपीएससी बोर्ड तो एकदम गूंगा बहरा हो चुका है, उसको तो कुछ दिखाई सुनाई देता होता है नहीं। तो इसलिए जितना वो स्कॉलर करके आएगा ना उतना करके आइए, तबे जाकर के कुछ होने जा रहा है, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। फिर 60-70 ला करके ऐसे रोड पे टहलते रहिएगा, सिर्फ जो है सब जगह मास्टर के यहाँ टेस्ट दे करके और टॉपर होते रहिएगा और कहिएगा हम तो फलना संस्थान के टॉपर है। रिजल्ट कहाँ से आया? रिजल्ट नहीं आया, आपके टॉपर होने का कोई महत्व नहीं है। रिजल्ट आ गया, आप भले संस्थान में टेस्ट में नीचे से टॉप करते हैं, रिजल्ट लाइए ना महाराज, समझ गए? हम आपको पिछली बार की बात बता रहे हैं। एक सहरसा की लड़की थी, हमको उस पर विश्वास नहीं था कि उसका रिजल्ट होगा। अचानक वो आई, रिजल्ट लेकर के हमारा रिजल्ट हो गया। नीचे से टेस्ट में टॉप करती थी, नीचे से दूसरा तीसरा स्थान रहता था, समझ गए? तो इस संस्थान उस स्थान के टेस्ट में टॉपर बनने से कुछ नहीं होने वाला है, समझे? वहां पे टॉप कीजिए महाराज, समझे? तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़िए सेल्फ स्टडी। जानते हैं हम आपको बता रहे हैं, हम अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हमारा बैकग्राउंड रहा है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लेकिन अब सब भूल गए हैं। सेल्फ स्टडी के बदौलत इतना बनाए, हम आपको बता रहे हैं, सेल्फ स्टडी के बदौलत इतना बनाए, सेल्फ स्टडी के बदौलत। तो जब सेल्फ स्टडी से हम इतना ऊंचा मुकाम पा सकते हैं, तो आप लोग सेल्फ स्टडी से एगो नौकरी नहीं ले सकते हैं महाराज, समझ गए? एकदम ले सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी पर एकदम जोर दीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और देखिए, जहां पर समझ नहीं आता है टीचर का सहारा लीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट से कंफ्यूजन क्लियर होता है, टेस्ट दीजिए, किताब का सहारा लीजिए, नेट का सहारा लीजिए, इस सब का सहारा लेकर के अपने डाउट को क्लियर कीजिए। और ऐसे किसी भी चीज को रट करके आगे मत बढ़िए, हर डाउट को क्लियर करके आगे बढ़िए। और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेहतर बन के उभरिएगा, समझे? एकदम खड़ा सोना, 24 कैरेट सोना बन करके उभरिएगा। लेकिन वो सब कीजिएगा का है? मोबाइल में तो देखना है, ठीक है? क्या क्या देखना है? हाँ, जो भी देखना है, ठीक, अपना देखते रहिए। सल्तनत काल में दीवान इंसा संबंधित है।
दान विभाग से, पत्राचार विभाग से, सैन्य विभाग से, कृषि विभाग से। सल्तनत काल में जो दीवान ए इंसा है इसका संबंध है पत्राचार विभाग से। किससे है? पत्राचार विभाग से। फिर सल्तनत काल में दान विभाग। सल्तनत काल में अगर दान विभाग की हम लोग बात करें तो दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात सल्तनत काल में दान विभाग से संबंधित था दीवान ए खैरात, और इस विभाग का गठन किया था फिरोज शाह तुगलक। फिर सैन्य विभाग है दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, इसका गठन किया था बलबन, बलबन, बलबन। और कृषि विभाग दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, और इसका गठन किया था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। आगे आइए। अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, टोडरमल अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से एक था। टोडरमल भूराजस्व विभाग का विशेषज्ञ था, या वित्तीय विभाग का विशेषज्ञ था, या मालगुजारी व्यवस्था का विशेषज्ञ था टोडरमल। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहा था। शेरशाह सूरी और अकबर के बीच आर्थिक क्षेत्र में या वित्तीय क्षेत्र में एक योजक कड़ी के रूप में काम किया था टोडरमल। टोडरमल ने अकबर के समय भूराजस्व वसूली को लेकर जो व्यवस्था दिया उसी को कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल बंदोबस्त। और टोडरमल बंदोबस्त जो है ना, एक प्रकार से रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित था, रैयतवारी व्यवस्था पर, जिसमें किसान सीधे तौर पर बादशाह के राजकोष में जाकर के भूराजस्व जमा करने का काम किया कर सकता था। और जो टोडरमल बंदोबस्त है यह अकबर ने 1580 ईस्वी में लागू किया था, 1580 ईस्वी में लागू किया था। आगे है ऑप्शन में 1575, 1578, 1582। अकबर ने 1575 में कुछ तो किया, हाँ किया। अकबर फतेहपुर सीकरी को बसाया था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया था। अब कहिएगा इबादत खाना क्या है? तो इबादत खाना की अगर हम लोग बात करें तो इबादत खाना जो है एक प्रकार का प्रार्थना घर था। एक प्रकार का क्या था? प्रार्थना घर, प्रार्थना घर। फिर 1578 अकबर ने सभी धर्म के धर्म गुरुओं को इबादत खाने में आने की अनुमति 1578 में दी। 1582 में अकबर एक नया धर्म चलाया था जिस धर्म को कहा जाता है दीन ए इलाही। अकबर क्या किया था जानते हैं? जितने भी धर्म थे ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म का अच्छा अच्छा चीज एक जगह संग्रहित कर दिया और कहा जो व्यक्ति इस सब बात को मानेगा वो दीन ए इलाही धर्म का माना जाएगा, दीन ए इलाही धर्म का माना जाएगा। और अकबर जो दीन ए इलाही धर्म चलाया था, अकबर का दीन ए इलाही धर्म सफल नहीं रहा है, सफल नहीं रहा है। ठीक है। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? देखिए बक्सर का युद्ध आप सब लोग जानते हैं 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। अरे यही बक्सर जो बिहार में है, गंगा नदी के तट पर। बक्सर के बाद चल जाइएगा यूपी, समझ गए? यूपी में गाजीपुर जाता है अंदाज हमको लगता है, हाँ हाँ वही गाजीपुर बलिया, समझ गए? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। यह युद्ध भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से युद्ध लड़ा था हेक्टर मुंडो, हेक्टर मुंडो, और भारत की संयुक्त सेना के तरफ से युद्ध लड़ा था अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम थे। फिर आपको मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। लेकिन फिर भी भारत की संयुक्त सेना की हार हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में हुआ। आंसर हो जाएगा हेक्टर मुंडो।
अब देखिएगा आप, रॉबर्ट क्लाइव 1757 के पलासी के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। 1757 के पलासी के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। सर आयरकूट आपको 1760 में 1760 बाडीबास के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति हुआ करते थे सर आयरकूट, और बाडीबास का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से सेनापति हुआ करते थे काउंट लाली। कौन युद्ध में? तो बाडीबास के युद्ध में। बाडीबास का युद्ध जो 1760 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है, जिसमें फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है, जिसमें फ्रांसीसियों का जो है पतन हुआ माना जाता है, और इसमें ब्रिटिश सेनापति आयरकूट और फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली। सूर्यास्त कानून का संबंध है। सूर्यास्त कानून की अगर हम लोग बात करें तो सूर्यास्त कानून का संबंध है आपको अस्थाई बंदोबस्त से। अस्थाई बंदोबस्त से देखिए, आप समझिएगा चीजों को। अंग्रेजों ने भारत में भूराजस्व की वसूली को लेकर रैयतबारी बंदोबस्त, महलबारी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। इसमें अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से कर की वसूली जमींदार वर्ग के लोग किया करते थे, जिस वजह से इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया है। और इस जमींदारी बंदोबस्त में यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई जमींदार निश्चित तिथि के सूर्यास्त होने से पहले ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में भूराजस्व जमा नहीं करता है तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। इसी को कहा जाता है सूर्यास्त कानून। और सूर्यास्त कानून की चर्चा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गण देवता में दिया है। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपनी रचना गण देवता में जो है आपको सूर्यास्त कानून की चर्चा किया है। आंसर हो जाएगा आपको सी। चीनी ज्यादा दे दिया। अब देखिएगा इसमें रैयतबारी बंदोबस्त। रैयतबारी बंदोबस्त वैसी बंदोबस्त जिसमें किसान सीधे तौर पर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में भूराजस्व जमा किया करता था, उसको रैयतबारी बंदोबस्त कहा गया। इस बंदोबस्त का जनक थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को माना जाता है। यह सर्वप्रथम मद्रास के बड़ा महल में 1792 में लागू किया गया था। 1792 में लागू किया गया था। रैयतबारी बंदोबस्त को व्यापक स्तर पर 1820 में मद्रास में, फिर 1825 में मुंबई प्रेसिडेंसी में और 1858 में संपूर्ण दक्कन के क्षेत्र में लागू किए गए। महलबारी व्यवस्था, महल का अर्थ होता है गांव। महलबारी व्यवस्था वैसी व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें किसी गांव, टोला या मोहल्ला के मुखिया किसानों से भूराजस्व लेकर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दिया करता था। उसी को महलबारी बंदोबस्त कहा जाता है। इसका जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। यह उत्तर भारत में पंजाब के क्षेत्र में लागू था। चलिए आगे आइएगा। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत है? मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। गलत है ये। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा किया कि ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण जून 1948 से पहले कर दिया जाएगा। जून 1948 से पहले कर दिया जाएगा। तो क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया है, लेकिन मार्च 1946 में नहीं बल्कि 20 फरवरी 1947 को।
तो यही गलत है, आंसर हो जाएगा यही ए। नेक्स्ट, दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से था? देखिए समझाते हैं क्या है दीपावली घोषणा पत्र। आइएगा, दीपावली घोषणा पत्र देखिए, इसका संबंध जो है ना वर्ष 1928 और 29 ईस्वी में घटित हुई घटना से है। वर्ष 1928 और 1929 ईस्वी में घटित हुई घटना से है। वर्ष 1928-29 में क्या हुआ इसको आप समझिए। 1928 में साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ। साइमन कमीशन आयोग का कांग्रेस ने पूरे भारतवर्ष में विरोध किया। तत्पश्चात उस समय के भारत सचिव पद पर आसीन बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया और भारतीयों को चुनौती दिया कि आप ही काम कीजिए। भारतीयों ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू आयोग का गठन किया। नेहरू आयोग का गठन किया। नेहरू आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह मांग किया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। ठीक है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में हुआ क्या? नेहरू रिपोर्ट में हुआ क्या तो आप इस बात को समझिएगा। नेहरू रिपोर्ट को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। अर्थात नेहरू रिपोर्ट को लेकर के भारतीयों में आपसी एकता नहीं थी, जिस वजह से फिर से साइमन कमीशन आयोग काम करना शुरू किया और साइमन कमीशन आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट 1930 में रखा। 1930 में साइमन कमीशन आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट रखा। ठीक है, इस बीच में हुआ यह कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध कांग्रेस के भी कुछ लोगों ने किया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की गई थी, बल्कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने का बात किया गया था। तो उसी समय ब्रिटेन की महारानी के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया कि भारत को आने वाले दिनों में डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, जिसे दिवाली घोषणा पत्र कहा गया। और यह घोषणा पत्र वर्ष 1929 में आया है और इस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। तो आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 और इसी बीच में दिवाली घोषणा पत्र आया है 1929 में। आगे है लॉर्ड रीडिंग, इनका शासनकाल 1921 से 26। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय है। लॉर्ड वेलिंगटन, इनका शासनकाल 1931 से 36। ये एक ऐसे वायसराय है जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका शासनकाल 1910 से 1916 और इन्हीं के समय तृतीय दिल्ली दरबार हुआ और इन्हीं के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ। इन्हीं के समय बंगाल का पुनर्विभाजन हुआ, बिहार का गठन हुआ और इन्हीं के समय जो है भारत की राजधानी दिल्ली बनी। हार्डिंग द्वितीय वेदांत कॉलेज के संस्थापक रहे हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था।
विलियम जॉन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन विलियम जॉन्स ने किया। देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किया। गोपाल हरि देशमुख, इसको लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता है? युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता है अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा कई सारे पुस्तकों की रचना की गई है, जैसे युगांतर, लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेज ऑन गीता, न्यू लैम्प फॉर ऑल, ये सभी अरविंद घोष की रचना है। और अरविंद घोष अपनी रचना के माध्यम से ही क्रांतिकारी विचारधारा को क्रमवार तरीका से आगे बढ़ाने का काम जो है आपको किए थे। और पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम का निर्माण इन्होंने किया था। और जो है आपको अरविंद घोष की अगर हम लोग बात करें तो इनका एक केस में नाम आया था, वह केस है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस में इनका नाम आया था। अलीपुर षड्यंत्र केस ये है कि बंगाल के क्रांतिकारी जो है ना अवैध शस्त्र रखता था, अवैध अस्त्र शस्त्र रखता था। उसी को लेकर बंगाल के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलीपुर में केस चलाया गया। उसमें अवैध शस्त्र रखने के आरोप में इनको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इनके तरफ से केस की पैरवी किया था सीआर दास, और सीआर दास के पैरवी के कारण जो है बच पाए थे। और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी कई सारी रचनाएं हैं, गीतांजलि हो गया, चित्रांगदा हो गया, ये सब इन्हीं की रचना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश नामक पत्रिका निकाला है। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत, वेदांत फिलोसफी, ये सब स्वामी विवेकानंद की रचना है। उन्नीस 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी के एक और अधिकार पत्र की संज्ञा दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। समझ गए? और जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें तो इसने 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर यह भी कहा है कि यह अधिनियम अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित है। फिर आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को कहा पूर्णतः सड़ा हुआ है। समझ गए? और जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टैनले ब्लाडविन, और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है। समझ गए? 1935 का भारत शासन अधिनियम है। और भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा है, जिस वजह से भारत के संविधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया गया है, अमेरिका से। और जानते हैं, यहां पर सुनिए, देखिए भारत में सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों को देखेंगे आप, बड़ी पावर का संतुलन भारत में बैठाया गया है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना फुल फॉर्म में है। सुप्रीम कोर्ट के फुल फॉर्म में होने का कारण क्या है पता है? एक तो पहला कारण यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगा। दूसरा, भारत की संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है। तीसरा, संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है और संविधान सर्वोच्च होगा। सुप्रीम कोर्ट इन तमाम प्रावधानों के वजह से जो है फुल फॉर्म में हमेशा रहता है। और आप इस बात को जानिए कि संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, इस सब संविधान के मूल ढांचा में आता है। और इस सब में संसद भी संशोधन नहीं कर सकता। इस सब ऐसा प्रावधान है, इसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है।
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा फुल फॉर्म में ही रहेगा, आप मान करके चलिए, समझे। संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान अमेरिका से, इसके अलावे जो है आपको न्यायिक पुनर्विलोकन, दबाव समूह, जनहित याचिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, ये सब अमेरिका से लिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के प्रावधान, प्रस्तावना के भाषा, फिर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता, एकल नागरिकता, कनाडा से अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली, शक्तियों का बंटवारा, राज्यपाल की नियुक्ति। लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद में विभाजित है, 6। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये सब आते हैं, राजस्थान भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्य आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। लेकिन अगर हम लोग बात करें लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है, ना उत्तरी में आता है, ना दक्षिणी में, ना पूर्वी में, ना पश्चिमी में, ना मध्य में, ना पूर्वोत्तर में, किसी में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक स्थिति। मतलब देखिए सबसे अलग हट करके यहां पर है, देख रहे हैं, अपने भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के कारण लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसी भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? देखिए आपको एक है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत हुआ है। और सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 के तहत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति अधिकृत है। राष्ट्रपति वही जो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसकी बैठक करने के लिए अधिकृत है आपको भारत के राष्ट्रपति। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न सब के द्वारा रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा कहता है? यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। वही अनुच्छेद 216 के तहत राज्य में उच्च न्यायालय का गठन होता है। उच्च न्यायालय के गठन की अगर हम लोग बात करें तो उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 216 के तहत होता है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। जैसे पटना उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कोलकाता उच्च न्यायालय भेज देंगे, कोलकाता उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को मुंबई उच्च न्यायालय भेज देंगे। तो न्यायालयों का स्थानांतरण, ट्रांसफर, न्यायालय के न्यायाधीशों को जो ट्रांसफर किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 222 के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है? राज्यपाल। राज्यपाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कभी भी काम नहीं कर सकता है। देखिए आप अनुच्छेद 65 को पढ़िए। अनुच्छेद 65 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। फिर आपको
अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 70 यह कहता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम भारत का मुख्य न्यायाधीश करेंगे, या अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। लेकिन राज्यपाल किसी भी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम नहीं करता है। उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये सब कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को लेकर प्रावधान 65 में है और इन दोनों को लेकर प्रावधान है अनुच्छेद 70 में। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटा में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? 15 दिन, अधिकतम 15 दिन। ठीक है, अधिकतम 15 दिन पुलिस अपने कस्टडी में रख करके जो है पूछताछ कर सकता है। समझे? विधि के समान संरक्षण का उद्घोष भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है और यह है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता दोनों प्रावधान की चर्चा 14 में है। विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है और विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, 14 में है, अनुच्छेद 14 में। 15 सामाजिक समानता की बात की गई है, यानी इसमें यह कहा गया है कि धर्म, लिंग, जाति इस सब आधार पर जो है समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अनुच्छेद 13 और 12 में राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकार की रक्षा की बात करता है। एक प्रकार से अनुच्छेद 13 यह कहता है संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद वैसे कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है वह मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 13 यही कहता है। राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? देखिए, राज्य वित्त आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 243 आई में और 243 आई पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। इसमें भाग 6 में है राज्य का शासन, राज्य के शासन की चर्चा भाग 6 में है। भाग 9 में है पंचायत, तो अर्थात आंसर बी हो जाएगा। 9 के क में है नगर पालिका। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, आंसर बी होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी सदस्यीय निकाय है? 5 सदस्यीय निकाय है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में जो है ना, एगो अध्यक्ष, एगो उपाध्यक्ष तथा 3 गो अन्य सदस्य होता है, तो 3 + 2 5 सदस्यीय निकाय है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? देखिए, सुनिए, यहां पर है मध्यावधि चुनाव, आम चुनाव, उपचुनाव। समझिए आप। सबसे पहले आप एक बात जानिए, लोकसभा या राज्यों में जो विधानसभा होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है ना जी, 5 वर्षों का होता है। तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों के अंतराल पर जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इसको कहते हैं आम चुनाव। क्या कहते हैं? आम चुनाव। जैसे अभी 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 2024 में होने हैं, 5 वर्षों के अंतराल पे हो रहा है। तो ये जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, यह है आम चुनाव। ठीक है। अब मान लिया जाए कि 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 543 के 543 सीट के लिए चुनाव हुए 2019 में। इसका कार्यकाल 2024 तक है। अब 543 सदस्यों में से मान लिया जाए 13 गो सदस्य 2020 में मर गया, 13 गो सदस्य 2020 में मर गया, तो लोकसभा में 13 गो सीट खाली हो गया, लोकसभा में 13 गो सीट खाली हो गया।
और जब लोकसभा में 13 गो सीट खाली हो गया तो इस खाली हुए सीट को लेकर, इस 13 खाली हुए सीट को लेकर जो चुनाव होगा उस चुनाव को कहा जाएगा उपचुनाव। उपचुनाव। और मान लिया जाए कि 13 सीट के लिए चुनाव 2021 में हुआ, तो अभी 13 गो सांसद, 13 गो सांसद 2021 से 2026 तक रहेगा नहीं, ही जो है बचे हुए समय के लिए ही रहेंगे, 2024 तक ही रहेंगे। तो अगर लोकसभा का सीट खाली हो जाता है, विधानसभा का सीट खाली हो जाता है किसी भी कारणवश, तो उन सीटों को लेकर जो चुनाव होता है वही होता है उपचुनाव। अब मान लिया जाए कि अब मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में, इसका कार्यकाल है 2025 तक। लेकिन मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जी 2024 में ही बिहार विधानसभा को कर दिया भंग, 2024 में ही बिहार विधानसभा को कर दिया भंग, तो इस स्थिति में बिहार विधानसभा अपने कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही भंग हो गया है। इस भंग होने की स्थिति में जो बिहार विधानसभा के लिए नया चुनाव होगा, इसी को कहा जाता है मध्यावधि चुनाव। एक बार और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लीजिए लोकसभा के संदर्भ में। मान लिया जाए 2024 में लोकसभा के चुनाव, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए, इसका कार्यकाल 2029 तक है। लेकिन मोदी जी का मन हुआ और मोदी जी 2027 में ही कर दिए इसको भंग। मोदी जी, अगर मान लिया जाए 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और अगर बन जाते हैं और 2027 में ही भंग कर दिए, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिए, तब जो नई लोकसभा के लिए चुनाव होगा वही होगा मध्यावधि चुनाव। क्या होगा? मध्यावधि चुनाव। जब लोकसभा और विधानसभा अपने कार्यकाल समाप्ति से पहले ही भंग कर दिया गया हो और फिर नई लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनाव हो, उस चुनाव को ही कहा जाता है मध्यावधि चुनाव। क्या कहा जाता है? मध्यावधि चुनाव। समझे हैं तो बताइए आंसर क्या होगा? ए होगा ना। भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया? 2006। देखिए, शासन प्रशासन को अधिक से अधिक सरल बनाने को लेकर के जो है ई गवर्नेंस योजना लॉन्च किया गया है। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 45 वर्ष। कितना चाहिए? 45 वर्ष। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कूच बिहार कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। इसकी शुरुआत हुई है 1944-45 ईस्वी से। वॉलीबॉल किस परिसर में खेला जाता है? कोर्ट में। कोर्ट में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ है? शिवरामन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई है। समझ गए? शिवरामन समिति के सिफारिश पर। भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई है? 1917 में। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। और सुन लीजिए, कल बिट्टू सर आ चुके हैं, कल आपका टेस्ट है, कल आपका साइंस का टेस्ट है। पहले वाली बात ना है कि सोमवार, बुधवार, शनिवार, इसी वजह से शनिवार हम बंद भी कर दिए थे। समझ गए? तो जो है आपका कल टेस्ट है, कल शनिवार, सॉरी कल मंगलवार है, बिट्टू सर आ चुके हैं, कल आपका टेस्ट है। लड़की लोग इधर से निकल जाइए, ठीक है? कल आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है, ध्यान में रखिएगा, कल आपका टेस्ट है, साइंस का टेस्ट है कल आपका। लड़की लोग निकल जाइए इधर से। खुश रहिए।
हाँ बोलिए ना। हे भगवान, ये आप, ओ ये तो हाँ, क्या है, कहाँ? टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। काट लीजिए ना, काट लीजिए, सब चीज़ समझना जरूरी है, काट लीजिए।